सांप और सीढ़ी एकांकी। लेखक, अक्सर आपने देखा होगा कि आपके बच्चे सांप सीढ़ी नाम का खेल खेलते रहते हैं। शायद आप स्वयं भी खेलते होंगे। एक रंगीन गत्ते पर चित्रित कुछ सीढ़ियां, कुछ सांप, कुछ नंबर। पासा फेंकिए, लीजिए, उसने आपको सीढ़ी पर चढ़ाकर आकाश की ऊंचाइयों पर चढ़ा दिया। शायद कुछ देर तक आप ऊपर और ऊपर उठते रहेंगे, लेकिन फिर एक क्षण आएगा जब यही पासा आपको सांप के फन पर बैठाकर पाताल की गहराइयों में फेंक देगा। जरा सोचिए, क्या यही खेल आपके और हमारे जीवन में प्रतिक्षण नहीं खेले जा रहा है? वास्तव में उत्थान और पतन का यह खेल शाश्वत और सार्वजनिक है। लेकिन कभी कभी यही खेल बहुत पीड़ादायक हो उठता है। मैंने अपने इस नाटक में इसी खेल की एक ऐसी ही झांकी प्रस्तुत की है। सुनिए। प्रारंभिक संगीत के बाद दूर से पास आते पदचाप, फिर द्वार पर आहट। एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार। कविता किवाड़ खोलिए। आहट पर आहट खोलिए न। अंदर से स्वर उठता है जैसे कोई नींद में हो। अजित, खोलता हूँ। द्वार खुलने का स्वर। कविता, क्या बात है, आज अभी तक नहीं उठे? अजित, उठा तो था फिर सो गया। अल्प विराम, आज सवेरे बहुत सुंदर सपना देखा। कविता, आज देखा है? हंसती है, मैं तो रोज यही सुनती हूँ। अजित, नहीं, कविता, आज जो सपना देखा वह अनोखा था। और सच्चा भी। अल्प विराम, सवेरे सवेरे देखा था, 4 बजे के बाद। कविता, 4 बजे के पहले देखते तो? अजित, तो वह रात होती और सपना सच्चा नहीं होता। जैसे सवेरे और रात में अंतर है, वैसे ही सच और झूठ में अंतर है। पाप और पुण्य, प्रकाश और अंधकार में अंतर है। कहीं ना कहीं विभाजक रेखा खींचनी ही पड़ती है। कविता, शरारत से, और अगर वह रेखा मिट जाए तो? अजित, तो समाजवाद आ जाए। दानों जोर से हंसते हैं, कहां से कहां पहुंच गए हम। सपने और समाजवाद की राशि एक ही होती है न? सच से समाजवाद और सच से सपना। कविता, हंसती हुई, मैं तो आज समझी समाजवाद के अर्थ। एकदम शांत होकर, पर यह सपना था क्या? कहीं समाजवाद ही तो नहीं आ गया था सपने में? अजित, मिलती जुलती ही बात थी। मैंने देखा, मैं समाजवादी मंत्रिमंडल का मंत्री बन गया हूँ। और वह भी अर्थ मंत्री। कविता, जोर से हंसकर, शेख चिल्ली कहीं के। फिर सहसा गंभीर होकर, अजीत। अजित, क्या हुआ? तुम सहसा गंभीर क्यों हो गई? कविता, सच कहो, तुम उनके पास वापस नहीं लौट जाना चाहते? अर्थ यानी पैसा तो वही है। शायद वही तुम्हारी उपचेतना में जड़ जमा कर बैठ गया है। तीव्र संगीत, तुम अब भी अर्थ की कामना करते हो? अजित, अन्ना सा अर्थ की कामना करना बुरा नहीं है। पर इसका अर्थ यह नहीं कि मैं वापस लौटना चाहता हूँ। मैंने कल प्रतिभा से कह दिया था। क्या? कल प्रतिभा तुमसे फिर मिली थी? अजित, हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गया था। कविता, या बताना नहीं चाहते थे? अजित, वह अब फिर आने वाली होगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के एक प्रसिद्ध व्यापारी जो नेता भी हैं, मेरी सेवाओं का उपयोग करना चाहते हैं। कविता, तस्कर व्यापार में? अजित, सच तो यही है। वैसे प्रकट में वे मुझे अपनी फर्म का मैनेजर बनाना चाहते हैं। कविता, अल्प विराम, तो यह कुंजी है तुम्हारे सपने की। तुम सेठ जी के अर्थ मंत्री बनना चाहते हो। तीव्र संगीत, सुनो अजित, मैं तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगी। दूर जाते स्वर। एक और स्वर पास आता है। प्रतिभा, अजीत कहाँ है? अल्प विराम, कौन कुसुम, कैसी हो? कविता, कौन प्रतिभा, तुम यहाँ क्यों आई? प्रतिभा, श बाहर कार में सेठ शैलेंद्र कुमार हैं। ना, नाराज न हो कुसुम। कविता, मेरा नाम कविता है। प्रतिभा, कुसुम या कविता, मेरे लिए तुम जो हो सो हो। पर मैं तुमसे लड़ने नहीं आई, इसलिए तुम्हें कविता कहकर ही पुकारूंगी। अजीत घर पर ही है कविता जी। अजित, पास आता स्वर, मैं यह हूँ, कहो। प्रतिभा, कैसे हो अजित? सेठ शैलेंद्र कुमार आए हैं, मिलना चाहते हैं। कविता, कांप कर, क्या? कल प्रतिभा तुमसे फिर मिली थी? अजित, हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गया था। कविता, या बताना नहीं चाहते थे? अजित, वह अब फिर आने वाली होगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के एक प्रसिद्ध व्यापारी जो नेता भी हैं, मेरी सेवाओं का उपयोग करना चाहते हैं। कविता, तस्कर व्यापार में? अजित, सच तो यही है। वैसे प्रकट में वे मुझे अपनी फर्म का मैनेजर बनाना चाहते हैं। कविता, अल्प विराम, तो यह कुंजी है तुम्हारे सपने की। तुम सेठ जी के अर्थ मंत्री बनना चाहते हो। तीव्र संगीत, सुनो अजित, मैं तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगी। दूर जाते स्वर। एक और स्वर पास आता है। प्रतिभा, अजीत कहाँ है? अल्प विराम, कौन कुसुम, कैसी हो? कविता, कौन प्रतिभा, तुम यहाँ क्यों आई? प्रतिभा, श बाहर कार में सेठ शैलेंद्र कुमार हैं। ना, नाराज न हो कुसुम। कविता, मेरा नाम कविता है। प्रतिभा, कुसुम या कविता, मेरे लिए तुम जो हो सो हो। पर मैं तुमसे लड़ने नहीं आई, इसलिए तुम्हें कविता कहकर ही पुकारूंगी। अजीत घर पर ही है कविता जी।
अजित, पास आता स्वर, मैं यह हूँ, कहो। प्रतिभा, कैसे हो अजित? सेठ शैलेंद्र कुमार आए हैं, मिलना चाहते हैं। लेकिन मैं नहीं मिलना चाहता। प्रतिभा और मैं उन्हें इसीलिए लेकर आई हूँ। बाहर कार में हैं। 2 मिनट मिल लेंगे तो कुछ हानि न होगी। अंतिम निर्णय तो तुम्हारे हाथ में है। फिर जल्दी क्यों? जल्दी का काम शैतान का होता है और आप। अजित, चीख कर मैं कहता हूँ, तुम और तुम्हारे सेठ दोनों। कविता, अजित, प्रतिभा ठीक कहती है। जल्दी का काम शैतान का होता है। प्रतिभा, उन्हें बुला लाओ, मैं बैठक खोलती हूँ। आओ अजित, उनसे बातें करेंगे। तुम्हारे अंतर में दृढ़ता है तो यह आवेश क्यों? आवेश और पलायन दोनों का एक ही अर्थ होता है। क्षणिक विराम, द्वार खुलने का स्वर, आइए आइए, नमस्कार, यहाँ बैठिए। प्रतिभा, ये हैं अजित और ये हैं कविता, अब इनकी पत्नी। और अजित, ये हैं। अजित, नाम बता चुकी हो। नमस्कार शैलेंद्र बाबू। शैलेंद्र, मिलकर बड़ी खुशी हुई। प्रतिभा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मेरी निजी सचिव है ना, मेरी आवश्यकताओं को समझती है। जैसे ही मैंने कहा, मुझे एक निहायत ईमानदार और प्रतिभाशाली मैनेजर की आवश्यकता है, तो इसने तुरंत तुम्हारा नाम सुझाया। उमेश बत्रा तो सुनते ही उछल पड़ा। अजित, क्या उमेश बत्रा भी आपके साथ हैं? शैलेंद्र, वह मेरा पार्टनर है। मेरा चिथड़े इंपोर्ट करने का व्यापार है। और भी बहुत से लाइसेंस हैं। कुछ और मिलने वाले हैं। हंसकर, मैं तो उमेश बत्रा और प्रतिभा जी का बहुत कृतज्ञ हूँ। लाइसेंस ले आने में प्रतिभा जी सिद्धहस्त हैं। प्रतिभा, सेठ जी आप तो। कविता, सेठ जी झूठ नहीं कहते। तुम्हारी शक्ति का सभी ने लोहा माना है। शैलेंद्र, आप ठीक कहती हैं। पहले आप भी तो उन्हीं के साथ थी। विदेशों में काम करने के लिए मुझे जैसे व्यक्ति चाहिए, वैसे केवल आप दोनों ही हैं। कविता, अल्प विराम, आप मुझे भी चाहते हैं? शैलेंद्र, जी हाँ। कविता, तलखी से, लेकिन मैं नहीं चाहती। संगीत उभरता है। शैलेंद्र, आप गलत समझ गईं। मैं अभी एकदम कुछ नहीं चाहता। सोच लीजिए, आपकी शर्तें जो भी होंगी, मुझे स्वीकार होंगी। अजित बाबू, कोई काम जल्दी में नहीं करना चाहिए। प्रतिभा आपको सब कुछ समझा देंगी। मैं तो केवल आपसे मिलने चला आया था। प्रतिभा, तुम तो रुकोगी ना? कार मुझे छोड़कर लौट आएगी। अच्छा, नमस्कार अजित बाबू, नमस्कार कविता जी। फिर मिलेंगे। नाम को लंबा करके उच्चारण करता है। दूर जाते स्वर, फिर संगीत उभरता है। अजित, तो प्रतिभा, सेठ जी तुम लोगों के नए शिकार हैं। प्रतिभा, यह शिकार बनते नहीं, शिकार करते हैं। एक महाशक्तिशाली मगरमच्छ कहिए उन्हें। ऊपर तक धाक है। अजित, इन्हें यहाँ लाने का अर्थ। प्रतिभा, तुम्हारे जैसे प्रतिभाशाली को यह भी बताना होगा क्या? जब उमेश बत्रा तुम्हारी प्रतिभा और सूझबूझ का वर्णन कर रहे थे तो सेठ जी समाधिस्थ हो गए थे। बत्रा ने बताया कि एक बार तुम 60 लाख का सोना लेकर आ रहे थे तो पकड़े जाने की पूरी आशंका हो गई थी। तब तुमने पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार तुरंत अपने ही साथी को 5 लाख के साथ पकड़वा दिया और स्वयं कविता के साथ 55 लाख का सोना लेकर शान से बाहर आ गए। सुनकर सेठ जी उछल पड़े और प्रतिज्ञा की, मुझे अजित और कविता को अपने साथ रखना है। कविता, उनकी प्रतिज्ञा का कोई अर्थ है? प्रतिभा, होगा तभी तो आए हैं। प्रतिभा, तुम सब समझते हो। जो बातें सेठ जी को बताई जा सकती हैं, वे किसी और को भी बताई जा सकती हैं। धुर ऊपर तक पहुंच है सेठ जी की। तीव्र संगीत, प्याले गिरकर टूटने का स्वर। कविता, तो तुम ब्लैकमेल करने आए हो? प्रतिभा, मेरा यह मतलब नहीं है, पर तुम समझाना चाहो तो मैं क्या कर सकती हूँ? अजित, चीख कर प्रतिभा, अल्प विराम, चली जाओ नहीं तो। प्रतिभा, नहीं तो। तीव्र संगीत। अजित, अल्प विराम, मुझे खेद है, मैं संतुलन खो बैठा। तुम अब जा सकती हो। कविता, और कुछ भी कर सकती हो। विश्वास रखो, पुलिस के आने से पर हम भागेंगे नहीं। प्रतिभा, जा रही हूँ, पर शीघ्र ही फिर आऊंगी। आपने मुझे गलत समझा। मैं तो पुरानी मित्रता के सूत्र को फिर से जोड़ने आई थी। शायद शुभ मुहूर्त में नहीं चली थी। इस बार आने से पहले ज्योतिषी जी से पूछ लूंगी। हंसती है। दूर जाते स्वर, संगीत उभरता है रहता। एक क्षण के बाद कविता बोलती है। कविता, क्या सोच रहे हो? अजित, चौंककर, कुछ नहीं। अल्प विराम, सोच रहा हूँ, मैं क्या से क्या हो गया। तुमने मुझे क्या बना दिया। तुम्हारा सम्मोहन सचमुच नागपाश के समान है। कविता, सच। संगीत उभरता है। अजित, अल्प विराम, कविता, क्या तुम्हें वह दिन याद है जब तुम और मैं दल के आदेशानुसार हिमालय के निर्जन एकांत में अपने अड्डे बनाने की संभावना को लेकर यात्रा करते करते बद्रीनाथ पहुंच गए थे? कविता, याद है। अजित, 6 वर्ष हो गए। कविता, हाँ, 6 वर्ष बीत गए। कैसा पौरुष को मोह लेने वाला दिव्य सौंदर्य था वह, कैसा गरिमामंडित रूपजाल। सहसा संगीत उभरता है,
जो मधुर होकर भी पौरुष से पूर्ण है। उसी के साथ अजित और कविता भूतकाल में पहुंच जाते हैं। संगीत वातावरण में शांति भर देता है। दो व्यक्तियों की पदचाप श्वास प्रश्वास पास आते हैं। अजित, कहाँ लिए जा रही हो तुम मुझे? कुसुम। कविता, बस थोड़ा और ऊपर। वह देखो, वही तो जोशीमठ है, उत्तराखंड में शंकराचार्य द्वारा स्थापित व्यासपीठ। क्या थक गए हो? अजित, नहीं थकूंगा क्यों, तुम जो साथ हो। पर शंकराचार्य को अपने ग्रंथ लिखने के लिए क्या यही भयानक प्रदेश मिला था? कैसा उबड़ खाबड़ पथ है। कविता, इस भयानक प्रदेश में आपको क्या कुछ भी सौंदर्य नहीं दिखाई देता? अजित, क्या कहा? सौंदर्य? हंसता है। कविता, मैं कहती हूँ, क्या तुम्हारा मन इन दृश्यों को देखने को नहीं करता? अजित, अल्प विराम, हाँ, कभी कभी ऐसा जी करता है कि इन अगम्य चोटियों पर चढ़ता रहूं। ये मुझे पुकारती प्रतीत होती हैं। कविता, हंसकर, ऐसा ही मायावी सौंदर्य है इस प्रदेश का। शंकराचार्य को भी इन्हीं बहुरूपी शिखरों ने पुकारा था। लो, वह रहा कैमू का वृक्ष, जहां बैठकर उन्होंने ग्रंथ लिखे थे। और वह ऊपर उनका आश्रम है। अजित, और ऊपर नहीं, मैं यहीं बैठता हूँ, तुम चाहो तो जा सकती हो। कविता, तुम्हारे बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। देखो तो कितने सुंदर मोहक पुष्प खिले हैं इस मार्ग पर। अजित, तुम मुझ पर इतना अधिकार क्यों जताती हो कुसुम? न जाने कितने पुरुषों को तुम्हें लुभाना पड़ता है। फिर भी। कविता, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। सच अजित, तुम विश्वास करो। अल्प विराम, क्या सोच रहे हो? अजित, कितने विवश हैं हम। तस्कर व्यापार भी करते हैं और प्यार का दावा भी। यह पहाड़, यह निर्झर, जैसे ये सब मुझसे पूछ रहे हैं। मैं इनकी भाषा तो नहीं जानता, पर हृदय में अनुभव कर रहा हूँ कि कविता की क्या प्यार में भी तस्कर व्यापार चलता है। हंसी, फिर चीख, ओह। अजित, घबरा कर क्या हुआ? गिर रही थी। लो, मुझे पकड़ लो, कसकर ऐसे। एक क्षण श्वास प्रश्वास और चढ़ने की पगध्वनि होती रहती है। कैसा एकांत, कैसा मौन, मोहक डरावना मौन। यह सब देखकर मुझे डर लगता है। एकदम, चलो चलो, हम लौट चलें। कविता, ठहरो, 2 क्षण ठहरो। यहाँ कोई भूत नहीं है। वह कुछ लिखा है। अजित, कहाँ? ओह, वह पढ़ता है, यहाँ किसी प्रकार का चढ़ावा नहीं चढ़ता। भेंट पूजा नहीं होती। केवल कोई दुर्गुण छोड़ने की प्रतिज्ञा की जाती है। सहसा एक स्वर गूंजता है। स्वर पथिक, यहाँ तक आए हो तो अपना कोई दुर्गुण दान कर जाओ। यही यहाँ की दक्षिणा है। अजित, चीख कर, नहीं नहीं, यह सब ढोंग है। यहाँ से चलो कुसुम, चलो। कविता, ठहरो ठहरो, मैं गिर जाऊंगी। तीव्र संगीत के साथ साथ वे फिर वर्तमान में लौट आते हैं। अजित, तुम्हें याद है उसकी? कविता, हाँ, याद है। दूसरी बार हम फिर वहां गए थे, पर तब भी तुमने अपने पथ से हटने से इनकार कर दिया था। अजित, लेकिन फिर भी तुमने आशा नहीं छोड़ी थी। कविता, चोरी चोरी दूसरों की शैयाओं पर सोते सोते मैं थक गई थी। उस लुका छिपी से तो वेश्या का मुक्त जीवन ही बेहतर है। मैंने निश्चय कर लिया था। मैं आत्महत्या नहीं करूंगी। मैं जैसे चाहूं वैसे जीने का अधिकार पाकर रहूंगी। तुम्हें मालामाल करने के लिए अपने को बार बार बेच है। अब तुम्हारा प्यार पाने को एक बार ही अपने को बेच दूंगी। अजित, आज कह सकता हूँ, मैं जितना उस पथ से हटाने से इनकार करता था, अंतर में उतनी ही घृणा अपने से होती थी। कविता, इसीलिए तो मैं तुम्हें बार बार उस रास्ते पर खींचे ले जाती थी। याद है? अजित, हाँ याद है। गहन संगीत के साथ फिर भूतकाल में पहुंच जाते हैं। प्रकृति की मोहकता और विषमता को सूचित करने वाला संगीत उभरता रहता है। और साथ ही उभरता है यात्रियों का श्वास प्रश्वास। कविता, लो आ गए। यह रहा कैमू का वृक्ष और वह रहा आश्रम। इस एकांत में फूल कैसे प्यारे लगते हैं। बार बार आने के कारण यह स्थान कितना परिचित हो गया है। मुझे तो इससे एक प्रकार का स्नेह हो गया है। हर बार इसके सौंदर्य में एक नया निखार पाती हूँ, एक नया आकर्षण। अजित, इसीलिए तो मैं यहाँ आकर भी बार बार भागता हूँ। भावनाएं कितनी तरल हो जाती हैं। कैसा कैसा हो आता है मन। यह विराट मौन, यह अनोखा सौंदर्य, यह दिव्य शांति। कविता, तुम तो कविता करने लगे अजित। अजित, सच कुसुम, इस बार तो मन करता है कि। स्वर गूंजता है। स्वर, यहाँ किसी प्रकार का चढ़ावा नहीं चढ़ता। भेंट पूजा नहीं होती। पथिक, अगर यहाँ आए हो तो अपना कोई दुर्गुण दान कर जाओ। यही यहाँ आने की दक्षिणा है। अजित, एकदम कुसुम, में प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से तस्कर व्यापार नहीं करूंगा। संगीत उभरता है। कविता, अल्प विराम, मैं जानती थी, तुम एक दिन ऐसा करोगे। याद रखना, तुमने प्रकृति को साक्षी करके प्रतिज्ञा की है। मैं भी उस प्रकृति को साक्षी करके तुम्हें स्वीकार करती हूँ। इस क्षण से तुम मेरे साथी, मेरे सखा, मेरे प्रियतम।
गहन संगीत और उसके बीच में मादक श्वास प्रश्वास। अजित, यह निरभ्र नीलाकाश, ये रजतवर्णी झरने, ये क्षण क्षण रूप बदलते हिमशिखर, ये संगीतमय सरिताएं, कुसुम तुम आज से मेरी कविता हुई। तुम्हें यह नाम पसंद है? कविता पसंद है मेरे प्रियतम। कविता की मादक हंसी उभरती है, जो शीघ्र ही दोनों की सम्मिलित हंसी में परिवर्तित हो जाती है। फिर संगीत के साथ दोनों वर्तमान में लौट आते हैं। अजित, 5 वर्ष बीत गए हैं, इन बातों को याद है? कविता, याद है। कितनी कठिनाई हुई थी उमेश से छुट्टी पाने में। अजित, मैंने कितना चाह कि वह भी उस अपवित्र जीवन से मुक्ति पा ले, लेकिन याद है उसने कहा था। कविता, याद है उसने कहा था अजित, याद रखना एक दिन फिर तुम यहीं लौट कर आओगे। इस तरह के लोग ऐसे ही कह सकते हैं। लेकिन कैसा ही ऐश्वर्य हो, कितना ही वैभव विलास हो, मैं अब पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी और न ही तुम्हें देखने दूंगी। अल्प विराम, अब उठो, जल्दी से तैयार हो जाओ। कितने काम करने हैं हमें। शिप्रा का कॉलेज खुल गए हैं। प्री मेडिकल कर ले तो MBBS में जा सकती है। और हाँ, रणजीत के लघु उद्योग के कारखाने के बारे में बातें करने हमें उद्योग मंत्रालय भी तो जाना है। और मेरी नौकरी का प्रश्न भी है। अर्जी दी थी, पता नहीं कहाँ पहुंची है। कब लौटेगी? लगता है मुझे स्वयं जाकर लौटा लाना होगा। तो मैं चली। जाने की पदचाप। अजित, हल्की हंसी, कहाँ वह चोरों का नंदनकानन, कहाँ यह इंसानों की बस्ती। कोई कह सकता है कि यह वही कविता है, जिसके मोहक रूप जाल में फंसकर बड़े बड़े अधिकारियों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। विश्वास नहीं कर पाता। लेकिन नहीं, कल्पनाओं के आल जाल अब और नहीं। अब तो क्रियाशील होना है। अंतराल सूचक संगीत के बाद कविता का स्वर पास आता है। कविता, शिप्रा, ओ शिप्रा, यहाँ तो आ। उधर कहाँ जा छिपी? शिप्रा, आई भाभी, पास आता स्वर क्या कहती है? कविता, यह तू इतनी उदास क्यों रहती है? क्या पता लगा आज? सुना है विश्वविद्यालय में प्रथम आ रही हो। शिप्रा, मैं प्रथम नहीं आ सकती। कविता, क्यों, पर्चे खराब हो गए थे? शिप्रा, मेरी दृष्टि में तो नहीं हुए थे। कविता, तो फिर किसकी दृष्टि में हुए थे? अल्प विराम, अरे बोलती क्यों नहीं? यह आंखों में पानी कैसा? क्या बात है? शिप्रा, मत पूछो भाभी, मुझसे कुछ मत पूछो। दूर जाते स्वर। कविता, पीछे जाते स्वर। शिप्रा, तुझे बताना। शिप्रा, अल्प विराम, तो सुनो, जो विभाग के प्रमुख हैं, उनके बेटों और भतीजों में से ही कोई प्रथम आ सकता है। कविता, अल्प विराम, किसने कहा? शिप्रा, अल्प विराम, सभी कहते हैं। यह भी कहते हैं कि यदि मैं प्रथम आना चाहूं तो। कविता, अल्प विराम, तो क्या कहती क्यों नहीं? शिप्रा, तो मुझे अपने शरीर का सौदा। कविता, चीख कर बको मत। तीव्र संगीत। अल्प विराम, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में भी देह का सौदा होता है। अल्प विराम, शिप्रा, अभी अपने भैया से कुछ मत कहना। मैं कुछ न कुछ करूंगी। लो, वे आ रहे हैं, हम चले। अजित पुकारता हुआ पास आता है। अजित, रणजीत, रणजीत, लगता है अभी तक नहीं आया। अल्प विराम, लो, अब आ रहे हैं जनाब। पास आते पदचाप, क्यों रणजीत, काम हुआ? रणजीत, हुआ, पर ब्लैक में। 50 बोरी सीमेंट के लिए मूल्य के अतिरिक्त 250 रुपए और देने पड़े। अजित, 250 रुपए? रणजीत, वह तो मेरे एक मित्र ठेकेदार हैं। उन्होंने 1000 बोरी सीमेंट 5000 रुपए अतिरिक्त देकर लिया और 7000 रुपए अतिरिक्त लेकर बेच दिया। एक दिन में 2000 रुपए कमा लिए। उन्हीं की सिफारिश पर मुझे 50 बोरियां मिल सकी हैं, नहीं तो। अजित, नहीं तो छतें गिर जाती। तीव्र होकर, गिर जाने देते, तुम्हें ब्लैक नहीं करना चाहिए था। रणजीत, यह ब्लैक नहीं है भैया, दस्तूरी है। इसके बिना कहीं कुछ नहीं होता। अभी 4 बर्थ बुक कराने के लिए 20 रुपए देकर आया हूँ। 3 घंटे से क्यू में खड़ा था। यदि एक व्यक्ति मुझ पर तरस न खाता तो कभी बर्थ नहीं मिलती। और हम इलाहाबाद नहीं जा पाते। अजित, मैं कहता हूँ यदि न जा पाते तो क्या आसमान टूट पड़ता? रणजीत, आसमान कभी नहीं टूटता, पर बनाते काम बिगड़ जाते हैं। अजित, और ईमान नहीं बिगड़ता? रणजीत हंसता है, ईमान तो रूपहीन वस्तु है। उसके बनाने बिगड़ने का कोई अर्थ नहीं होता। और ईमान है क्या, यह भी तो हम ठीक ठीक नहीं जानते। अजित, रहने दे अपने दर्शन को। ईमान रूपहीन है। ईमान का कोई स्वरूप नहीं, कोई अर्थ नहीं। किसी के आने की पदचाप। चपरासी, अजित बाबू, अजित बाबू। अजित, चले आओ भाई, दरवाजा खुला है। चपरासी, जी नमस्कार, मैं इनकम टैक्स के ऑफिस से आया हूँ। यह आपका डिमांड नोट है। अजित, देखूं। अल्प विराम, यह क्या? इस बार 220 रुपया टैक्स लगा दिया। मैंने तो अभी तक 10-20 से ज्यादा कभी टैक्स नहीं दिया।
यह कैसे हुआ? चपरासी, यह तो मैं नहीं जानता, पर इतना ही जानता हूँ कि हमारे ये आई टी ओ साहब ऐसे ही हैं, आप उनसे मिल लीजिए। अजित, मैं क्यों मिलूं? उन्होंने जो कुछ पूछा था बता दिया था। उन्होंने मनमानी की है। मेरी आमदनी ही क्या है? चपरासी, अच्छा साहब, आप उनसे न मिलें पर हमारे शर्मा बाबू से अवश्य मिल लें। वे क्लर्क हैं, सब ठीक करा देंगे। 220 के 20 रह जाएंगे, बस आपको। अजित, बस आपको 100 रुपए उन्हें देने होंगे। चपरासी, हंसकर साहब 50 रुपए में भी काम हो सकता है। अजित, एकदम तुम जा सकते हो। चपरासी, मेरा इनाम दे दीजिए, मैं चला जाऊंगा। मैं तो आपको रास्ता बता रहा था, मुझे क्या? अजित, चीख कर मैं कहता हूँ, यू गेट आउट। रणजीत, रुको, लो 2 रुपये, तुम जाओ। भैया, इसमें इसका क्या अपराध है? जो कुछ होता है वही तो उसने बताया है। अजित, संयत होकर मैं जानता हूँ, मुझे अफसोस है। चपरासी, जी कोई बात नहीं। आप एक बार आ जाए बस। अच्छा नमस्ते। पद चाप और संगीत। अजित, अल्प विराम, लगता है सार देश बीमार है। धरती जैसे नरक का पर्याय बन गई है। कहीं धर्म की बोली बोलती है तो कहीं ईमान की। कहीं सोना बिकता है तो कहीं शरीर। बाहर से सब शांत है, पर भीतर हर कदम पर नकाबपोश डाकू घूमते हैं जैसे कभी मैं घूमता था। अल्प विराम के बाद अंतर्मुखी स्वर, कितने संघर्ष के बाद मैंने इस जीवन से मुक्ति पाई थी, पर लगता है जैसे ये शरीफजादे मुझे फिर से उसी नरक में धकेलने को कृतसंकल्प हैं। लेकिन मैं तो दुर्गुणों का दान कर चुका हूँ। जो वस्तु एक बार दान में दे दी जाती है वह क्या वापस ली जाती है? हंसता है, चाहूं तब भी नहीं ले सकता। कविता की मर्म भेदी दृष्टि मुझे अंतर तक तराश देती है। बाहर से उमेश बत्रा का स्वर उभरता है। बत्रा, अजित कुमार जी हैं क्या? अजित, कांप कर, ओह यह तो बत्रा है। दुष्टों ने ऐसा घेरा डाला है कि। दूर से रणजीत का स्वर। रणजीत, इधर है, ड्राइंग रूम में चले जाए। बत्रा, पास आता स्वर, हेलो अजित, देखे कितने दिन हो गए। अजित, कैसे हो बत्रा? बत्रा, बस जी रहा हूँ। अल्प विराम, सुना है तुम बड़ी कठिनाइयों में फंस गए हो। पैसे की बहुत तंगी है। अजित, नहीं तो किसने कहा? बत्रा, हर बात क्या कहने पर ही जानी जाती है। भगवान ने इंसान को बुद्धि दी है। नहीं दी? बोलो। अजित, बोलने का कम तो सदा तुमने ही किया है। बत्रा, वही तो मुसीबत है। मैं तो सदा बोलता ही रहा। काम तो तुम करते थे। अल्प विराम, दुनिया भर के तस्करों से तुम्हारी घनिष्ठता थी। न जाने कितनों को तुमने कस्टम से सही सलामत निकलवा दिया है। शैलेंद्र बाबू कहते हैं कि उन्हें ऐसे ही व्यक्ति चाहिए। तुमसे बड़े प्रभावित हैं। अजित, मालूम है। बत्रा, कविता कहाँ है? अजित, भाभी कहो। पदचाप पास आते हैं। बत्रा, भाभी ही सही, पर वे हैं कहाँ? कविता, यह रही, कहिए, क्या आ गया है? बत्रा, ओहो मिस कुसुम, क्षमा कीजिए, जबान पर यही नाम चढ़ा हुआ है। अच्छा भाभी जी, क्या चाय भी नहीं मिलेगी? कविता, कोयल नहीं, मिट्टी का तेल नहीं, चीनी नहीं, फिर भी आपको चाय चाहिए। खैर, अपने देवर के लिए कहीं से तो लानी ही पड़ेगी। किसी के पदचाप, फिर बर्तन खनकने का स्वर। बत्रा, यही तो आप लोगों का प्रताप है। इसीलिए शैलेंद्र सेठ कहते हैं। कविता, जाने दीजिए सेठ को। लीजिए चाय पीजिए। बत्रा, याद है कितने दिन हो गए तुम्हारे हाथ की चाय पिए? कविता, मेरे हाथ से तो कुछ और भी पिया है। पर कैसे आना हुआ? बत्रा, ऐसे ही पुराने मित्रों से मिलने चला आया था। बहुत दिन हो गए थे न। कविता, आप हमें अब भी मित्र मानते हैं? बत्रा, हम लोग खोटे हो सकते हैं, पर हमारी मित्रता खोटी नहीं है। कविता, खूब हंसती है, जल में रहते जैसे कमलपत्र नहीं भीगता, वैसे ही आपकी मित्रता आपके अपवित्र शरीर में रहते हुए भी अपवित्र नहीं होती। अल्प विराम, लेकिन क्या आपकी मित्रता आपको हमसे मिलाने की आज्ञा देती है? बत्रा, अल्प विराम, क्या आप विश्वास करेंगी कि पछतावा हमें भी होता है? ना जाने भगवान हमें क्या दंड देंगे। तुम तो हमें नरक में छोड़कर स्वर्ग में आ गए, पर हम हैं कि मुंह लगा खून छूटता ही नहीं। कविता, लेकिन जिनका छूट गया है, उन पर तो अपना साया न डालिए। बत्रा, मिस कुसुम। कविता, कुसुम कभी की मर चुकी, मैं कविता हूँ। बत्रा, कुसुम या कविता कुछ भी हो, आपकी ही भाषा उधार लेकर कह सकता हूँ कि अभिमान किसी को शोभा नहीं देता। क्या कोई भी शरीफ और ईमानदार माना जाने वाला आदमी विश्वास के साथ कह सकता है कि वह वही है जो दिखाई देता है? संगीत गहराता है। बोलो। कविता, तर्क से कोई समस्या नहीं सुलझती, लेकिन मुझे यह कहने का अधिकार है कि अब हमारा उधर लौटना असंभव है। बत्रा, मैंने बहुत सी असंभव बातों को संभव होते देखा है। अजित,
अब असंभव को असंभव रहते भी देख लेना। बत्रा, देख लूंगा। अल्प विराम पर अजित, मैं न धमकी देने आया हूं न तर्क करने। आया हूं केवल प्रार्थना करने। अजित, प्रार्थना ही करनी है तो प्रभु से करो। बत्रा, यदि मैं कहूं कि हमारे प्रभु तुम ही हो तो। अजित, तो मैं कहूंगा कि तुम जा सकते हो। भविष्य में न तुम मेरे द्वारे आओगे और न मैं तुम्हारे द्वारे आऊंगा। बत्रा, इतना अहंकार। अल्प विराम, जा रहा हूं, लेकिन जल्दी ही एक दिन फिर आऊंगा तुम दोनों को लेने के लिए। हंसता है, यह भी हो सकता है कि तुम स्वयं मेरा द्वार खटखटाओ। नमस्ते। कविता, तेरा द्वार खटखटाने में फांसी लगा लूंगी। जाने की पदचाप। अजित, अल्प विराम, आदमी ने अपने को क्या बना दिया। ज्ञान जितना बढ़ रहा है, सुविधाएं जितनी सहज हो रही है, उतना ही उसका पतन हो रहा है। प्रकाश जैसे अंधकार की ओर जाने का मार्ग दिखा रहा है। कविता, प्रकाश कभी अंधकार का मार्ग नहीं दिखाता। वह अंधकार को चीरकर भविष्य के पथ को आलोकित करता है। अंतराल संगीत उभर कर विलय होता है और फिर रणजीत का स्वर पास आता है। रणजीत, हाँ दादा, मैंने बहुत प्रयत्न किया पर कुछ हो नहीं सका। मैनेजर कहते हैं कर्जा मिलाने में बड़ी कठिनाई होगी। आप स्वयं तो कुछ बनाते नहीं, इधर उधर से पुर्जे बनवा कर मशीन तैयार कर देते हैं। फिर भी मैं 20,000 रुपये दिलवा सकता हूँ बशर्ते कि आप 2,000 रुपये खर्च करने को तैयार हों। अजित, मैं जानता हूँ। शिप्रा, पास आता स्वर, आए यह भी जानते होंगे कि मुझे मेडिकल कॉलेज में जगह मिल सकती है बशर्ते कि आप 5,000 रुपये पार्टी फंड में दें। अजित, और शायद तुम स्वीकृति भी दे आए हो। शिप्रा, एक बार गलती करके देख चुकी थी, दूसरी बार नहीं करूंगी। माँ के जो गहने मेरे पास हैं उनको बेचकर 5,000 तो मिल ही सकते हैं। जो कमी होगी वह आप पूरी कर देंगे। रणजीत, मैंने भी 2,000 रुपये देने का वचन दे दिया है। अपने कोऑपरेटिव बैंक से कर्जा ले लूंगा। अजित, चीख कर, ओह तुम लोग। रणजीत, शांत दृढ़ स्वर, दादा, गरीबी दूर करने के लिए मुझे लघु उद्योग का विस्तार करना ही है। शिप्रा, और बीमारी दूर करने के लिए मुझे भी डॉक्टर बनना है। अजित, चीख कर, दूर हो जाओ मेरी आंखों के सामने से। शिप्रा, आंखों के सामने से हम दूर हो सकते हैं, लेकिन व्यवस्था नहीं बदल सकती। अजित, व्यवस्था बदल सकती है बशर्ते। रणजीत, हंसकर, बशर्ते हम मरना स्वीकार कर लें। क्षमा करे दादा, छोटे मुंह बड़ी बात कह रहा हूँ। मैं भविष्य के बारे में सोचने और जीने में विश्वास करता हूँ। आपके उस सेठ जी ने, जो नेता भी हैं, इंपोर्ट लाइसेंस लेने के लिए 10,000 के नोट सेक्रेटरी के मुंह पर दे मारे और शान से लाइसेंस लेकर बाहर चले आए। अब वे 10 लाख कमा लेंगे। देश में कोयल नहीं, तेल नहीं। कोयल नहीं होगा, तेल नहीं होगा। शिप्रा, तो बिजली घर बंद हो जाएंगे। रणजीत, बिजली घर बंद हो जाएंगे तो उद्योग धंधे नष्ट हो जाएंगे। शिप्रा, हम नष्ट हो जाएंगे। रणजीत, ऐसी स्थिति में मैं इन लोगों को देखूं या आपके आदर्शों को। शिप्रा, आपके आदर्शों और साधनों की पवित्रता केवल जीवन को सुखा ही सकती है, सफलता का मार्ग नहीं दिखा सकती। मैं सूखने के स्थान पर सफल होकर समाज की अधिक सेवा कर सकती हूँ। दूर जाते स्वर। रणजीत, मैं लघु उद्योगों के द्वारा जीविका अर्जित करके न केवल अपने ही लिए सुख संचित कर सकता हूँ, बल्कि दूसरों के लिए भी मार्ग खोज सकता हूँ। दूर जाते स्वर। अजित, अल्प विराम, तर्क तर्क तर्क। तर्क क्या कभी किसी को मार्ग दिखा सका है। बुरे मार्ग से मिली सफलता का परिणाम एक नए बुरे मार्ग के निर्माण में ही हो सकता है। मैं कहता हूँ, सहसा शांत होकर, शायद मैं ही गलती पर हूँ, व्यथित होकर, ओह मैं क्या करूँ, क्या करूँ, वही हिमालय में, और तिल तिल कर अपने को गला दूं। चीख कर, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा मैं। अल्प विराम, जी में आता है कि भागता हुआ जोशीमठ जाऊं, कहूं, मुझे मेरे दुर्गुण वापस कर दो। क्योंकि यहाँ शैतान को रिश्वत दी बिना कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि यहाँ भलाई को केवल रुपयों से ही खरीदा जा सकता है। पदचाप पास आते हैं। कौन? ओह कविता, तुम आ गई। कविता, आ गई, लेकिन यह अकेले में बैठे तुम कहाँ खोए हुए हो। अजित, कहीं नहीं, क्या हुआ तुम्हारे प्रार्थना पत्र का। कविता, अल्प विराम, केवल एक स्थान था और प्रार्थना पत्र थे 1,000। उतने ही सिफारिशी पत्र भी थे सरकारी और गैर सरकारी नेताओं, अधिकारियों और न जाने किन किन के। अजित, अल्प विराम तो। कविता, अल्प विराम, नियुक्ति करने वाले बड़े शिक्षित और सभ्य व्यक्ति हैं, पर थोड़ा रसिक हैं। अजित, अल्प विराम क्या मतलब। कविता, अल्प विराम मतलब भी समझाना होगा। रसिक रस चाहता है, वह रस जिसमें शरीर की गंध बसी हो, जो उनकी प्यास बुझा सकेगी, वही अध्यापिका बनाने का नियुक्ति पत्र पा सकेगी।
तीव्र संगीत। अल्प विराम पूछने आई हूँ, सौदा कर लूं। इस क्षेत्र में काफी अनुभवी हूँ। फीकी हंसी। अजित, पागल सा कविता, यह तुम क्या कह रही हो? क्या इसी दिन के लिए प्रतिज्ञा की थी? क्या यही होनी थी हमारी मंजिल? तीव्र संगीत। मौन। फिर कविता जैसे स्वयं से बोलती है। कविता, सोचा था नौकरी मिल जाएगी तो सहारा मिल जाएगा। फिर मैं साहित्य सेवा करूंगी, घूमूंगी। पदचाप पास आते हैं, कौन आया है? शैलेंद्र। पास आते स्वर, मैं हूँ शैलेंद्र कुमार। नमस्ते अजित बाबू, नमस्ते कविता जी। मैंने उस दिन कहा था ना कि सोच लीजिए। मुझे एकदम कुछ नहीं चाहिए। जल्दी का काम शैतान का होता है। आज किसी काम से इधर आया था। सोचा मिलाता चालूं। शायद कुछ निर्णय कर लिया हो आपने। अभी न भी किया हो तो मैं फिर आ सकता हूँ। पृष्ठभूमि में संगीत है जो सहसा तीव्र होता है और तभी अजित बोल उठता है। अजित, नहीं, नहीं, आप रुकिए, अभी 1 मिनट में बताता हूँ। तीव्र संगीत ऊंचा होता है। 1 मिनट बीत जाता है लेकिन कोई निर्णय सामने नहीं आता। तभी लेखक का स्वर गूंजता है। लेखक, 1 मिनट बीत गया। निर्णय का पता नहीं। मैं पूछता हूँ कि यदि इस ओर या उस ओर निर्णय हो भी जाता है तो क्या उससे परिस्थिति में कुछ अंतर पड़ जाता है? किसी एक अजित या किसी एक कविता के निर्णय ले लेने से तो समस्या नहीं सुलझ जाती। कैसे सुलझेगी, यह बताने का भार मुझ पर ही क्यों रहे? आप भी सोचिए न। गंभीर संगीत उभरकर समाप्ति सूचक संगीत में विलीन हो जाता है।